नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GSYVS में। दोस्तों गरुड़ बैच यूपी लेखपाल की तरह हम लोग करा रहे हैं। इसमें हम लोग सामान्य ज्ञान के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने सामान्य हिंदी के प्रश्नों पर चर्चा किया और ग्राम समाज एवं विकास के प्रश्नों पर चर्चा किया। दोस्तों इन तीनों की ही प्लेलिस्ट बन गई है चैनल पर, आप देख सकते हैं जा करके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, किस देश के राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री ने पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 प्राप्त किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक प्रदान किया है भारत ने, अपने देश भारत ने। उन्हें दोस्तों सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार मिला तथा पद्म पुरस्कार देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है दोस्तों। भारत रत्न पुरस्कार दोस्तों 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर गृह मंत्रालय ने 2021 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। इस वर्ष राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 119 पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। याद रखिएगा, आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कितने पुरस्कारों की बात, तो 119। और कितने इसमें 7 पद्म भूषण और 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री, याद रखिएगा। और 7 कौन कौन से अलग अन्य पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता कौन कौन है? जैसे व्यक्ति का नाम और राज्य तथा राष्ट्र या फिर क्षेत्र, किस क्षेत्र से आए हैं। अब जैसे श्री सुदर्शन साहू को पद्म विभूषण मिला, ये उड़ीसा राज्य से थे और ये कला के क्षेत्र में इनको दिया गया। श्री नरेंद्र सिंह कपानी, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से थे, इनको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया पद्म विभूषण और मरणोपरांत इनको मिला दोस्तों, याद रखिएगा। श्री नरेंद्र सिंह कपानी। श्री SP बाला सुब्रमण्यम, दोस्तों ये तमिलनाडु के थे और ये कला के क्षेत्र में, जानते होंगे आप, सिंगर थे ये दोस्तों। मौलाना वहीउद्दीन खान, ये दोस्तों दिल्ली से थे और ये अन्य यानी आध्यात्मवाद क्षेत्र से आए थे। तथा डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े, ये दोस्तों कर्नाटक राज्य से हैं और इनको ये औषधि के क्षेत्र से इनको ये सम्मान मिला पद्म विभूषण। तथा श्री VB लाल, ये दिल्ली से थे, इन्हें अन्य यानी पुरातत्व क्षेत्र से दिया गया। याद रखिएगा, सातों ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कीटनाशक का उदाहरण है? तो कीटनाशक की बात हुई दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डाइक्लोरो डाइफेनिल और ट्राइक्लोरोएथेन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये डाइक्लोरो डाइफेनिल डाइक्लोरोएथेन एक रासायनिक यौगिक है जिसे आमतौर पर कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। और दोस्तों इसको आमतौर पर DDT के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? DDT के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। इससे दोस्तों इसे पहली बार 1874 में ऑथमार जिल्डलर द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा? ऑथमार जिल्डलर के द्वारा विकसित किया गया। और DDT के कीटनाशक कार्य की खोज स्विस रसायन पॉल हरमन मुलर ने 1939 में की थी। दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सब याद रखिएगा। और दोस्तों इसमें जैसे लिखा है जैसे बॉडी ऑक्स मिश्रण, ये इसकी बात करेंगे तो ये एक प्रभावी कवकनाशी और जीवाणुनाशक है जिसका उपयोग फल और अखरोट के पेड़ या फिर बेल फल और सजावटी पौधों के रोगों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट दोस्तों। और इसकी बात करेंगे 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, तो ये दोस्तों एक प्रणालीगत हर्बिसाइड है। क्या है? प्रणालीगत हर्बिसाइड है। आर्सेनिक की बात करें हम लोग तो ये पृथ्वी की पपड़ी का एक प्राकृतिक घटक है जो इसके अकार्बनिक रूप से अत्यधिक विषाक्त है, याद रखिएगा। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह ने 15 सितंबर 2021 को किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली? आप ध्यान से अगर आप पढ़ते होंगे मतलब दोस्तों, तो मैं करंट अफेयर्स की क्लास में आपको हर बार बता रहा था कि ये किस राज्य के राज्यपाल बने गुरमीत सिंह, किस राज्य के, तो ये उत्तराखंड राज्य के उपराज्यपाल गवर्नर बने हैं। गुरमीत सिंह ने राज्यपाल के रूप में शपथ ली है, याद रखिएगा। 15 सितंबर 2021 को उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में। और उत्तराखंड की बात हुई दोस्तों, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दोस्तों पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल तो बता दिया गुरमीत सिंह। राजधानी है देहरादून
लोकसभा की सीटें उत्तराखंड से आती हैं 5 और राज्यसभा की सीटें आती हैं 3। तो याद रखिएगा उत्तराखंड से भी आपके प्रश्न बनेंगे, क्योंकि अगले साल उत्तराखंड में ही आपके चुनाव हैं। यूपी, उत्तराखंड और पंजाब, 3 4 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। उन सभी के जितने भी इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न याद रखिएगा इन राज्यों से। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, किस हड़प्पा शहर में कपास उगाया जाता था? तो किस हड़प्पा शहर में कपास उगाया जाता था? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका मेहरगढ़। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेहरगढ़ दोस्तों एक महत्वपूर्ण नौपाषाण स्थल है जिसने खाद्य संग्रह चरण से खाद्य उत्पादन चरण तक संक्रमण प्रक्रिया को समझने में बहुत मदद की। और नवपाषाण काल में कपास का पहला प्रमाण जो मिला है मेहरगढ़ में मिला था, याद रखिएगा। और फसल उत्पादन का सबसे पहला प्रमाण मेहरगढ़ में मिला है, जिसमें जौ और गेहूं की खेती के प्रमाण मिले हैं। किसके मिले हैं? जौ और गेहूं की खेती के प्रमाण मिले हैं। अब हड़प्पा संस्कृति की विशेषताओं की बात करेंगे तो हड़प्पा संस्कृति को जालक पद्धति की तर्ज पर नगर नियोजन की अपनी पद्धति द्वारा प्रतिष्ठित किया गया था। और इसमें दोस्तों लोगों के आर्थिक और कृषि जीवन में काफ़ी प्रगति हुई। गेहूं और जौ, तिल, सरसों और कपास के अलावा उगाई जाने वाली मुख्य फसलें थीं। अब भेड़, बकरी और भैंस जैसे जानवरों को पालतू बनाया गया था। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न, भारत और किस देश के बीच कोंकण शक्ति 2021 नामक पहला त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास अक्टूबर 2021 में शुरू हुआ? इसमें दोस्तों करंट अफेयर से ही प्रश्न हम लोगों ने पूछे हैं और इतिहास से भी रिलेटेड प्रश्न पूछे हैं और संविधान से भी रिलेटेड प्रश्न पूछे हैं। कोंकण शक्ति 2021 की बात है तो ये दोस्तों शुरू हुआ है यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन 20 का सही उत्तर, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच कोंकण शक्ति 2021 नामक पहला त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास अक्टूबर 2021 में शुरू हुआ। अब दोस्तों ये कहाँ पे हुआ दोस्तों बात करेंगे तो ये हुआ दोस्तों अभ्यास का समुद्री घटक 2 चरणों में भारत के पश्चिमी तट पर आयोजित किया जा रहा है। हार्बर चरण 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2021 तक मुंबई में आयोजित किया गया था। और दूसरा अभ्यास का समुद्री चरण 27 अक्टूबर 2021 को समाप्त होगा। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच अन्य महत्वपूर्ण अभ्यास कौन कौन से, जैसे कि दोनों देशों के बीच सेनाओं के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए कौन सा होता है? अजय वॉरियर। याद रखिएगा अजय वॉरियर अभ्यास का 6ठा संस्करण अक्टूबर 2021 में उत्तराखंड में चौबटिया में आयोजित किया गया था। कहाँ गया था? उत्तराखंड में चौबटिया में आयोजित किया गया था। और इंद्रधनुष की बात करेंगे तो भारत यूनाइटेड किंगडम संयुक्त वायुसेना अभ्यास इंद्रधनुष का 5वां संस्करण फरवरी 2020 में वायुसेना स्टेशन हिंडन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ। नेक्स्ट यूनाइटेड किंगडम की बात करेंगे तो यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है दोस्तों। मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग तथा राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। नेक्स्ट छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना करता है? तो जीडीपी की बात हो तो जीडीपी दोस्तों करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अब भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना भारतीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने अनुमान लगाया कि 2019-20 की पहली छमाही यानी कि अप्रैल सितंबर भारत की जीडीपी में 4.8% की बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट 7वां प्रश्न, मार्च 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के युवाओं के लिए स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति की घोषणा की है? तो मार्च 2021 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बांग्लादेश देश के युवाओं के लिए स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति की घोषणा की है। अच्छा है घोषणा की है, अपने देश में कर नहीं पा रहे हैं, दूसरे देश को करे पड़े, सही है। मोदी जी की भी विदेश नीति है दोस्तों, विदेश नीति, मैं गलत नहीं कहना चाहूँगा किसी, लेकिन विदेश नीति है ये, इसको आपको समझना चाहिए। आप लोग खामखा गुस्सा हो रहे हैं मोदी जी से या फिर किसी पार्टी से, आपको सोचा चाहिए मोदी जी विदेश नीति अपना रहे हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए आप सभी को मिल करके। अरे आप बेरोजगार रह जाएंगे तो क्या हुआ, विदेश नीति तो आपके लिए इनकी अच्छी रहेगी, ये देखना चाहिए आप लोगों को। खामखा आप लोग बेरोजगारी क्या करते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 मार्च 2021 को बांग्लादेश के युवाओं के लिए स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति की घोषणा की। और स्वर्ण जयंती फेलोशिप भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रतिवर्ष दी जाने वाली एक शोध संगति है। यह जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, इंजीनियरिंग
गणित, चिकित्सा और भौतिकी के क्षेत्र में युवा वैज्ञानिकों द्वारा उल्लेखनीय और उत्कृष्ट शोध के लिए दिया जाता है। अब मुझे ये बताइए कि बांग्लादेश को देने से हमें क्या फ़ायदा होगा? आप अपने देश में जो है उनको दीजिए ना, नहीं करना चाहते हैं आप, कितने चाहे छोटे से छोटा कारीगर हो, जो उसको आता उसमें दीजिए ना, चाहे इंजीनियरिंग लाइन में हो या जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान या फिर पर्यावरण विज्ञान, उन सब में आप लोगों को सिर्फ ऊपर ऊपर दिखता है। जिस बच्चे से पूछिए उसको अगर ज्ञान भी है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं पहुंच पाता है, सिर्फ ये बड़े बड़े तक ही पहुंचता है, सभी को नहीं मिलता है, ये चीज़ याद रखिएगा। बांग्लादेश की बात करेंगे तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा है बांग्लादेशी टका, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद, प्रधानमंत्री शेख हसीना और राष्ट्रीय खेल है दोस्तों कबड्डी। नेक्स्ट 8वां प्रश्न, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो कि आयोजित की गई थी दोस्तों वैशाली में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों शिशुनाग वंश के राजा कालाशोक के संरक्षण में आयोजित किया गया था ये द्वितीय बौद्ध संगीति। इसका आयोजन 383 ईसा पूर्व में, यानी बुद्ध की मृत्यु के 100 साल बाद हुआ था, वैशाली में आयोजित हुआ था दोस्तों। इसमें चारों की बात करेंगे, क्या क्या आता है चारों की, मैं मतलब जो चार जगह हुई थी बौद्ध परिषद, उन सभी की बात करूंगा अलग अलग से। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं आपके, हर बार बनते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। इसमें विनय पट्टिका के तहत 10 विवादित बिंदुओं पर चर्चा करना मुख्य उद्देश्य था। अब कौन कौन से, जैसे बौद्ध परिषद प्रथम की बात करेंगे तो ये 483 ईसा पूर्व में स्थान राजगृह और शासनकाल में अजातशत्रु के शासनकाल में अध्यक्ष किया था दोस्तों महाकश्यप ने। ये बस इतना ही प्रश्न आपके बनते हैं। कब हुआ था? 483 ईसा। स्थान राजगृह, पहले की बात कर रहे हैं। शासक कौन था? अजातशत्रु। किसकी अध्यक्षता में? महाकश्यप के। दूसरा कब हुआ था दोस्तों? 383 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? वैशाली में। किसके शासनकाल में? कालाशोक के। और किसकी अध्यक्षता में? सब्बा कामी के। तीसरा कहाँ हुआ दोस्तों? 250 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था दोस्तों? पाटलिपुत्र में। किसकी शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र तीसरे ने। नेक्स्ट चौथा किसने किया था? चौथा का हुआ था 1ली सदी में। कहाँ हुआ था? कश्मीर में। किसकी शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। और अध्यक्षता किसकी? वसुमित्र के अध्यक्षता में। याद रखिए चारों इंपॉर्टेंट दोस्तों, बस आपके एक नंबर आपका पक्का कर लीजिए किसी भी एग्जाम के लिए। मैं यूपी लेखपाल की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी एग्जाम के लिए आपके ये प्रश्न आपके इम्पॉर्टेंट हैं। चाहे एसएससी का देते होंगे, अगर आप रेलवे का देते होंगे तो उसमें देखिएगा, अभी ग्रुप डी के पेपर आ रहे हैं उसमें देखिएगा, एनटीपीसी का उसमें एक प्रश्न आपका नंबर आपका पक्का है। बस आप पढ़ते रहिए दोस्तों। नेक्स्ट 9वां प्रश्न, कोई दोस्तों अलग से प्रश्न बन के नहीं आते हैं। लोग कहते हैं कि हाँ इसमें जैसे यूपी लेखपाल में है, ग्राम समाज एवं विकास के प्रश्न अलग होते हैं, मानता हूँ वो किसी भी उसमें नहीं आते हैं। और सामान्य ज्ञान होता है, अधिकतर प्रश्न तो उत्तर प्रदेश से पूछे जाते हैं, बस इतना अंतर होता है, बाकी सब वही रहता है। 9वां प्रश्न, नवंबर 2021 में किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नवंबर 2021 में सौरभ गांगुली, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, सौरभ गांगुली जी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। दोस्तों इनको दादा के नाम से भी जाना जाता है, बंगाल टाइगर के भी नाम से इनको जाना जाता है, क्योंकि कोलकाता बंगाल से बिलोंग करते हैं। अब इनकी बात करेंगे तो ये दोस्तों भारतीय क्रिकेट कंट्रोल टीम यानी बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष भी हैं सौरभ गांगुली जी, और भारत के पूर्व कप्तान हैं। सौरभ गांगुली को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी क्रिकेट समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने इस भूमिका में इसके पहले उन्होंने अनिल कुंबले की जिन्होंने जगह ली है। किसकी जगह ली? अनिल कुंबले की जगह ली, वो भी दोस्तों भारतीय कप्तान रह चुके अनिल कुंबले। गांगुली ने 2015 और 2019 के बीच बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और अक्टूबर 2019 में पीसीसीआई अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। अब दोस्तों इस बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की, तो ये दोस्तों आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पे? तो ये दोस्तों वो दुबई में मुख्यालय है। और स्वतंत्र महिला निदेशक कौन है दोस्तों? इंदिरा नूई है दोस्तों। कौन है? इंदिरा नूई। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A का अधिकार प्रदान करता है? तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A जो कि शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के संविधान के भाग 3 यानी
अनुच्छेद 12 से 35 में 6 मौलिक अधिकार निहित हैं दोस्तों। मूल अधिकार की बात करें, सभी नागरिकों पर सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं, सबके ऊपर लागू होते हैं, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, जन्म स्थान, जाति या लिंग के किसी का भी हो, उस पर मूल अधिकार सभी नागरिकों पर लागू होते हैं। और भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। और भारत की संसद का RTI अधिनियम 4 अगस्त 2009 को अधिनियमित किया गया था कि 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। अधिनियमित किया गया था और 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। संविधान में 286वें संविधान में अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A को एक मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए सम्मिलित किया। कितने? 6 से 14 वर्ष की, याद रखिएगा। अब अन्य के संविधान में निहित मौलिक अधिकार कौन कौन से, जैसे कि मौलिक अधिकार और अनुच्छेद, जैसे समानता का अधिकार, ये 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है। शोषण के खिलाफ अधिकार 23 से 24 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 29 से 30 में है। और संवैधानिक उपचार का अधिकार जो कि 32 में, अनुच्छेद 32 में। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, सिंहराज अदाना ने टोक्यो पैरालंपिक 2021 में किस खेल में कांस्य पदक जीता? दोस्तों याद रखिएगा, हम लोगों ने टोक्यो पैरालंपिक और ओलंपिक दोनों पर ही हम लोगों ने वीडियो बनाया है, आप उसको चैनल पर जा करके देख सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आएंगे पेपर में आपको 1 नंबर, उससे भी पक्का कर लीजिए आप, दोनों से भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। करंट अफेयर का प्रश्न किसी में भी आ सकता है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा निशानेबाजी। सिंहराज अदाना ने टोक्यो पैरालंपिक 2021 में निशानेबाजी खेल में कांस्य पदक जीता। दोस्तों सिंहराज अदाना ने टोक्यो पैरालंपिक में P1 पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। अब दोस्तों भारत की पैरालंपिक समिति की बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। कब हुई थी? 1992 में, 1992 में हुई थी। इसे दोस्तों पहले शारीरिक रूप से विकलांग स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के रूप में नामित किया गया था, PCI को। और यह राष्ट्रीय निकाय है जो पैरालंपिक खेलों के साथ साथ अन्य अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए एथलीटों का चयन करने के लिए जिम्मेदार है। कौन है? PCI, यानी भारत की पैरालंपिक समिति। और PCI इन आयोजनों में भारतीय टीमों का प्रबंधन भी करता है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित करती है? ये प्रश्न मैं पहले भी करा चुका हूँ दोस्तों। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अब विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है, जो तब होता है जब वोल्टेज एक बदलते चुंबकीय क्षेत्र से प्रेरित होती है। दोस्तों विद्युत मशीनें ऊर्जा को परिवर्तित करने का एक साधन होता है। किसमें होता है? साधन होता है। अब बात करेंगे इसमें प्रकाश ऊर्जा भी दोस्तों आपका है, जैसे ये लिखा है प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा ये एक प्रकार की गतिज ऊर्जा जो मानव आँखों को विभिन्न प्रकार के प्रकाशों को दिखाई देने में सक्षम है। और प्रकाश को एक प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में जाना जाता है। और गतिज ऊर्जा की बात करेंगे तो भौतिक में किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा वह होती है जो उसकी गति के कारण उसके पास होती है। समझ गए होंगे आप लोग, आई होप। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, जब गेंद फर्श पर गिरती है तो वह उछलती है, ये किसके अनुसार होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी नंबर। जब गेंद फर्श पर गिरती है तो वह उछलती है दोस्तों, ये न्यूटन के गति के तीसरे नियम के कारण होता है। न्यूटन के तीसरे नियम का अर्थ दोस्तों, प्रत्येक क्रिया के लिए एक प्रतिक्रिया होती है। जब एक गेंद फर्श पर गिरती है तो वह उछलती है, क्योंकि जैसे कि न्यूटन के तीसरे नियम का अर्थ है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक प्रतिक्रिया होती है, मतलब वही है आपका घूम फिर के। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, लाइकेन एक ऐसा जीव है जो किस पर नज़र रखता है? तो लाइकेन एक ऐसा जीव है जो वायु प्रदूषण पर नज़र रखता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वायु प्रदूषण। अब लाइकेन को बायो इंडिकेटर के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? बायो इंडिकेटर के रूप में भी जाना जाता है। जैव संकेतक वे जीवित जीव हैं जो पर्यावरण में बदलाव के लिए विशेष रूप से स्पष्ट तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं। अब लाइकेन की बात करें, लाइकेन आपका वह जटिल जीव रूप है जिसमें 2 अलग अलग जीवों, एक कवक और एक शैवाल की सहजीवी साझेदारी होती है।
ये दोस्तों आपके साइंस में अब चाहे ग्रुप डी की पेपर ले लीजिए, चाहे एनटीपीसी ले लीजिए या फिर यूपी लेखपाल, डायरेक्ट आपसे यही पूछ लेगा कि इसमें लाइकेन की बात कर लेगा कि वह एक जटिल जीवन जिसमें दो अलग अलग, अब आपसे बोलेगा एक तरफ समान होता है कि अलग अलग, तो इसमें एक कवक और एक शैवाल की सहजीवी साझेदारी होती है। ये भी आपका प्रश्न बन गया। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नीली क्रांति का आरंभ किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना। भारत में 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नीली क्रांति का आरंभ किया गया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना ये दोस्तों 1985 से 1990 के दौरान नील क्रांति के पहली बार भारत में नीली क्रांति मिशन के रूप में शुरू किया गया था। इसमें मत्स्य किसान विकास एजेंसी FFDA केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित थी। सघन समुद्री मत्स्य कार्यक्रम बाद में 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992-97 के दौरान शुरू किया गया था। परिणाम स्वरूप दोस्तों इसमें मछली पकड़ने के बंदरगाह को बाद में विशाखापट्टनम को तूतीकोरिन, पोरबंदर और पोर्ट ब्लेयर में समय के साथ स्थापित किया गया। अब बात करेंगे अन्य जैसे कौन कौन से होते हैं कृषि क्षेत्र से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण क्रांति है। जैसे श्वेत क्रांति है दोस्तों दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए, पीली क्रांति खाद्य तिलहन उत्पादन में वृद्धि, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, स्वर्ण क्रांति बागवानी और हनी उत्पादन में, हनी यानी कि जानते होंगे आप लोग शहद उत्पादन में वृद्धि, स्वर्ण फाइबर क्रांति जूट उत्पादन में वृद्धि, गुलाबी क्रांति की बात करेंगे मांस और पोल्ट्री क्षेत्र यानी प्याज उत्पादन, फार्मास्यूटिकल्स और झींगा उत्पादन में। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, अगस्त 2021 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट के अनुसार अब कौन सा शहर दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कोपेनहेगन। कोपेनहेगन जो कि दोस्तों इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU की एक नई रिपोर्ट में पाया गया कि कोपेनहेगन अब दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर है, जिसने पिछले अग्रणी टोक्यो, सिंगापुर और ओसाका को पीछे छोड़ दिया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब दुनिया के टॉप 10 शहर जो सबसे सुरक्षित कौन कौन से, जैसे कि कोपेनहेगन, टोरंटो, सिंगापुर, सिडनी, टोक्यो, एम्स्टर्डम, वेलिंगटन, हांगकांग, मेलबर्न और स्टॉकहोम। अपना देश भारत देश में कौन से, मतलब भारत में अपना देश कौन से शहर हैं भारत के? मुंबई की बात करेंगे तो दोस्तों मुंबई शीर्ष 50 सुरक्षित शहरों की 2021 सूची में अपना स्थान हासिल करने में सफल रहा है। याद रखिए। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, चौरी चौरा नामक स्थान उल्लेखनीय रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो चौरी चौरा दोस्तों नामक स्थान उल्लेखनीय रूप से दोस्तों असहयोग आंदोलन से संबंधित था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चौरी चौरा की बात करेंगे, चौरी चौरा नामक नाम का स्थान बात करेंगे तो विशेष रूप से असहयोग आंदोलन से संबंधित था। चौरी चौरा की घटना 4 फरवरी 1922 को थी। कब हुई थी दोस्तों? 4 फरवरी 1922 को। 1922 को ब्रिटिश भारत में संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुआ था। आपसे पूछ सकता है चौरी चौरा स्थान कहाँ पे? तो गोरखपुर जिले के। याद रखिएगा। जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों के एक बड़े समूह पर पुलिस द्वारा गोली चलाई गई थी। जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया और आग लगा दी, जिसमें इस घटना में 3 नागरिकों और 22 पुलिसकर्मियों की हतमौत हो गई थी। और इसी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। आपसे पूछ सकता है कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने किसके कारण वापस ले लिया था? चौरी चौरा घटना के कारण वापस ले लिया था। और असहयोग आंदोलन 4 सितंबर 1920 को शुरू हुआ था। याद रखिएगा। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उठाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा करो या मरो। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था और 8 अगस्त 1942 को बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का मुख्य कारण क्रिप्स मिशन की विफलता थी। और इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था और आंदोलन में क्विट इंडिया या फिर भारत छोड़ो के नारे दिए गए। कांग्रेस का विचारधारा के अनुरूप यह एक शांतिपूर्ण अहिंसक आंदोलन माना जाता था, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने का आग्रह करना था। अब इसमें और भी नारे जैसे किसने किसने दिए, गरीब हटाओ, ये नारा किसका है? ये तो इंदिरा गांधी का नारा है।
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। और करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी द्वारा। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी का है नारा है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, SMTP का पूर्ण रूप क्या है? SMTP का पूर्ण रूप दोस्तों हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये एक इंटरनेट प्रोटोकॉल जो ईमेल भेजने में मदद करता है और यह एक कनेक्शन उन्मुख पाठ आधारित प्रोटोकॉल है। और SMT को पहली बार 1982 में परिभाषित किया गया था। कब परिभाषित किया? 1982 में परिभाषित किया गया। आप पूरा देख लीजिएगा एक बार बकायदा। और मेल सर्वर के बीच संचार आमतौर पर SMTP के लिए नामित मानक TCP और TCP का उपयोग करता था। एक ही होगा दोस्तों, इसमें 2 बार लिख दिया। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ प्रोटोकॉल हैं, कौन कौन से? FTP यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, टेलनेट ये भी एक दोस्तों प्रोटोकॉल है, SSH ये दोस्तों सिक्योर सेल है, POP3 ये दोस्तों पोस्ट ऑफ प्रोटोकॉल है, HTTP का ये दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, और IMAP4 ये दोस्तों इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल है। HTTPS ये दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर है। PPP दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है। और TCP दोस्तों ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। और एक दोस्तों और यूजनेट प्रोटोकॉल, याद रखिएगा यूजनेट प्रोटोकॉल ये भी है। सभी इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके परीक्षा में डायरेक्ट आपसे ये पूछ लेगा फुल फॉर्म। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग करते थे। तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का एकीकृत परिपथ यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग करते थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह पीढ़ी 300 ट्रांजिस्टर की क्षमता वाली छोटी चिप के विकास द्वारा शुरू की गई थी। इन एकीकृत परिपथ इंटीग्रेटेड सर्किट को लोकप्रिय रूप से चिप्स के नाम से जाता है। अब स्ट्रॉन्ग मतलब इसमें पीढ़ी की बात करेंगे, अवधि बात कर लेंगे और इलेक्ट्रॉनिक घटक का उपयोग किया गया। यानी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर कब किए गए? तो 1946 से 1954 में वैक्यूम ट्यूब इसमें होता है दोस्तों। दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर 1955 से 64, इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ। तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर इसमें 1964 से 1970 में एकीकृत परिपथ या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट। चौथी पीढ़ी की बात करेंगे कंप्यूटर, ये 1978 से वर्तमान में VLSI या फिर माइक्रो प्रोसेसर। अब पाँचवीं पीढ़ी का कंप्यूटर बात करेंगे तो वर्तमान और भविष्य यानी जो अभी चल रहा है इसके बाद ULSI या फिर बायोचिप, ये आपके हो जाएंगे। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।